सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान और इकाई 2 एक इकाई पढ़ चुके हैं जिसमें 3 पार्ट थे। इकाई नंबर 2 पढ़ते हैं, उसका पहला पार्ट है भारत में शासन। भारत में शासन पढ़ेंगे, कैसी शासन व्यवस्था चलती है, लोकतांत्रिक सरकार चलती है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है संसद, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। संसद अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। हमारे भारत के अंदर संसद को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लैंड के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड के अंदर वो पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। मेरी संसद के नाम है कांग्रेस कहते हैं। फिर जर्मनी में बुडापेस्ट कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, रूस में ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, और भी देखो, अफगानिस्तान में सूरा कहते हैं, अफगानिस्तान में सूरा। इसके अलावा जर्मनी में बुंडेस्टैग, बुडापेस्ट कहते हैं, बुंडेस्टैग। ठीक है, जर्मनी में क्या कहते हैं, बुंडेस्टैग, ये कहा जाता है। ये कुछ संसदों के अलग अलग देशों में नाम है। पाकिस्तान में भी अलग अलग नाम, नेशनल असेंबली कहते हैं जैसे। अब देखिए, सबसे पहले भारत में शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसको चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ठीक है, एक राज्य होता है, एक देश है, उसको चलाने के लिए अमूर्त रूप से मूर्त रूप दिया जाता है, वो सरकार होती है। और सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग। हर देश में 3 ही अंग होते हैं। कितने काम करते हैं, किस रूप से काम करते हैं, अलग अलग देशों का अलग अलग संविधान है। 3 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है व्यवस्थापिका। कौन सी? व्यवस्थापिका। नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। ठीक है, सरकार। पहले तो पूछे सरकार की परिभाषा कैसी है? ऐसी संस्था जो राज्य को अमूर्त रूप से मूर्त रूप प्रदान करती है, उसे कहते हैं सरकार। और सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आपने नाम सुना है कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये सारी चीजें आप जानते हो। लेकिन अब 3 अंग हो गए। अब आप क्या बता सकते हो कि व्यवस्थापिका, प्रधानमंत्री किस में आता है, राष्ट्रपति किस में आता है, राज्य का मुख्यमंत्री किस में आता है, देश का मुख्य न्यायाधीश किस में आता है? क्या ये चीजें आपको पता है? ये पॉलिटिकल की ज्ञान होना आपको जरूरी है। हम जिस देश में चल रहे हैं, किससे चल रही है, हम कहते हैं ना मोदी सरकार, गहलोत सरकार। ठीक है, इसका मतलब होता है सरकार के 3 अंग है। एक तो होती है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। अब मैं इस सरकार के बारे में पहले दिन आपको बता चुका हूं। एक तो ये ध्यान रखना, हमारे देश में जो संसद है उसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट, और हमारे देश में संसद को हम संसद ही कहते हैं। इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन में इसको वो पार्लियामेंट कहते हैं अंग्रेजी में। अमेरिका में इसको ये कांग्रेस कहते हैं। आज जो हमारी कांग्रेस पार्टी है ना, वो अमेरिका वाले इस संसद है ना, जो संसद, उसको कांग्रेस कहते हैं। जर्मनी में ये बुंडेस्टैग कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, रूस में ड्यूमा कहते हैं, अफगानिस्तान में सूरा कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, और उसी प्रकार से ये संसद के नाम है। अब देखिए, 3 अंग मैं आपको बताता हूं। आज आपको ये चीजें बताता हूं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो किस अंग में आता है, राष्ट्रपति होता है वो किस अंग में आता है, ये क्या प्रक्रिया है जो आप बहुत बार पढ़ते रहते हो। तो अब से जो चीजें पढ़ेंगे उसको बड़े गौर से हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर गौर से नहीं पढ़ा तो पॉलिटिकल समझ में नहीं आएगी। ध्यान। तो देखो, सबसे पहले सरकार। अंग कितने? 3। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 चीजें।
हमने जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ा था तो अनुच्छेद 50 पढ़ा था, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। याद है कि नहीं आपके? कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। देखो नाम देखो, व्यवस्थापिका व्यवस्था करना, कार्यपालिका कार्य करना, न्यायपालिका न्याय करना। ध्यान रखना सरकार के 3 अंगों में से ये 2 अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ये इनके साथ मिलकर काम नहीं करता, ये स्वतंत्र है। कैसा है? स्वतंत्र है। कहने का मतलब है व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्य करती है कार्यपालिका, लेकिन काम किसके होते हैं? सारे मूल अधिकार को लेकर होते हैं। मूल अधिकार है हमारे नागरिकों के, ये जनता के हित में काम करते हैं और न्यायपालिका इनका ध्यान रखती है, क्योंकि जो हमें संविधान है, संविधान का रक्षक और संविधान की व्याख्या करने वाला कौन है? न्यायपालिका है। यानी ये जो काम करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर संविधान के नियमों का ये उल्लंघन करते हैं, नागरिकों के अधिकारों को छीनते हैं, देश के लिए कुछ गलत काम करते हैं, तो न्याय कौन करेगा? न्यायपालिका। मान लो किसी प्रकार का कोई इन्होंने कानून बना दिया और वो लागू है और वो नागरिकों के लिए अच्छा नहीं है, तो भारत का नागरिक कहाँ जा सकता है? न्यायपालिका में। कहने का मतलब सीधा है, संविधान की रक्षा करती है और इन दोनों पे नियंत्रण कौन रखती है? न्यायपालिका। ये स्वतंत्र है, ये दोनों मिलकर काम करती है। नाम आता है व्यवस्थापिका, इसका मतलब कानून जो बनाती है ना, कानून बनाने का काम कौन करती है? व्यवस्थापिका। ये कानून बना दिया, उसको कार्य कौन करती है? लागू कौन करती है? तो हमेशा कार्यपालिका। नाम यह है कि बनाए गए कानून पर कार्य करना किसका काम है? कार्यपालिका का। अब देखो, अगर सही कानून नहीं बनाया तो न्यायपालिका रोक लगा सकती है। इन्होंने सही कानून बनाकर इन्होंने सही काम नहीं किया तो न्यायपालिका इन पे रोक लगा सकती है। ये काम ऐसा नहीं हो सकता, आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें होगी। अब देखो, व्यवस्थापिका कानून बनाती है और हमारे देश में कानून बनाती कौन है? संसद बनाती है। कौन है? संसद बनाती है। जो हम बात करें अभी संसद। कार्यपालिका, अब इसमें कौन काम आती है? सबसे पहले देखो, संसद के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 राज्यसभा, पहले लोकसभा रही तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग होते हैं संसद के अंदर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये दोनों बिल पेश करेंगे, कोई कानून पेश करेंगे, जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाएगा। ये कानून बनते हुए कहां जाएगा? कार्यपालिका इस पे काम करेगी। ठीक है, कैसे? अब राज्यसभा देखो, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमने पढ़ा था। लोकसभा जनता के प्रतिनिधि होते हैं। पहले क्या होता था? पहले के काल में, वैदिक काल में कह सकते हैं आप, 2 सभा व समिति हुआ करती थी। सभा व समिति हुआ करती थी राजा को नियंत्रित करने के लिए। आज की लोकसभा और पहले की समिति एक ही बराबर थी। ठीक है, इसमें आम जनता भाग ले सकते थे और जनता के लिए होता था। सभा विशिष्ट लोग लेते थे काम, जैसे आज राज्यसभा में विशिष्ट लोग काम करते हैं। आगे मैं पूरा विवरण बताऊंगा इनका, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, पूरे एकदम इनके कार्य, कैसे योग्यता, सब। उस समय की सभा और आज की राज्यसभा एक ही बात है। ठीक है, सभा और समिति 2 संस्थाएं होती थी, जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा है, तो वो उसी के आधार पर ये हमारी संसद चल रही है। हो गई राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन है, ये भी आपको पता है। इन्होंने कानून बना दिया। अब देखो, राष्ट्रपति इसमें आ रहा है, राष्ट्रपति इसमें आ रहा है। हमारे देश में जो वास्तविक जो वास्तविक संस्था होती है, प्रशासनिक जो संविधान का अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है। आज जो प्रधानमंत्री काम कर रहा है ना, वो खुद प्रधानमंत्री के काम नहीं है, वो राष्ट्रपति के सारे काम है। लेकिन हमारी व्यवस्था है, संसदात्मक व्यवस्था ऐसी बन गई कि हमारे भारत में जो लोकप्रिय, पॉपुलर या ताकतवर कौन है? प्रधानमंत्री का पद है। लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री पता है किसके सारे काम करता है? सारे के सारे राष्ट्रपति के काम करता है। जितने भी काम होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन हमारे देश में हमने इंग्लैंड से, क्योंकि अंग्रेजों का रास्ता संसदात्मक शासन प्रणाली है, अगर हमारे देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती, जैसे अमेरिका केंद्र है, वहां आपको पता है राष्ट्रपति की चलता है। नाम सुना होगा आपने, डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति की चलती है, क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक है, अध्यक्ष ही उसका कार्यपालिका है। हमारे भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। कहने का मतलब हमारे देश में जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो कार्यपालिका में कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले तो आएगा राष्ट्रपति, क्योंकि काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है वास्तविक रूप से।
यानी काम राष्ट्रपति का है, लेकिन कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, वह उसकी मंत्रिपरिषद। उसकी मंत्रिपरिषद का मतलब जितने भी मंत्री हैं, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, जल मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो कार्यपालिका के अंदर ये आ जाएंगे और न्यायपालिका के अंदर हमारा एकमात्र उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं ना, उच्चतम न्यायालय। इसके नीचे राज्यों में कौन होता है? उच्च न्यायालय होता है राज्यों के अंदर। इनकी चर्चा खूब करेंगे, अलग अलग सारे पार्ट दिए हुए हैं इनके, आगे पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय, पूरे देश में एक ही है दिल्ली में, और उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, ठीक है। ये उच्च न्यायालय जो वर्तमान में 25 है, क्यों राज्य 28 है, 25 है, लेकिन कुछ राज्यों का मिश्रण होता है, अलग अलग राज्यों में दूसरे राज्यों का न्यायालय होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये सरकार व्यवस्थापिका जिसमें संसद आती है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति दोनों जगह ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो ये संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद का सदस्य है, इसलिए पूछे अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग हो गए? 3, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद सारी आ जाती है, उसके सचिव वगैरह सारे आ जाते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आ जाते हैं। तो ये सरकार बनती है 3 अंगों से, और सभा और समिति की तरह आज ये है। इसके अलावा ब्राह्मण्य, ऐत्रेय, कुछ और भी मतलब ग्रंथ है, उसके बारे में भी इसकी जानकारी मिलती है। पहले गणतंत्र हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करते थे, सारे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि संसद की शुरुआत हो गई, भारत में शासन व्यवस्था शुरू हो गई 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। उससे पहले भी संविधान, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, पता नहीं गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन इससे पहले भी छोटे छोटे संविधान चलते थे, वो अंग्रेजों के थे, जिनकी बाद में मान्यता नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा 1833 से स्टार्ट किए थे छोटे छोटे अधिनियम। थोड़ी सी मैं उनकी चर्चा करता हूँ, कैसे उन्होंने सीटें की, कैसे राज्य परिषद, विधान परिषद सिस्टम किया था, ठीक है। तो ये 2 चीजें ना ध्यान रखना। लोक का मतलब लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे हमारा सांसद कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है, वो लोकसभा से सीटें जीत कर आए, जनता ने चुना है। राज्यसभा सांसद, अब आपने कभी देखा आपके राज्यसभा सांसद है? नहीं है। हमारे राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा 10 सीटें, तो इनकी कोई सीटें फिक्स नहीं होती है, कैसी 10 सीटें हैं, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से इनको जो हमारे राज्यों के विधायक होते हैं ना, विधायक वो चुनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। नाम सुना ना आपने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों देखा, आंखों देखा। मान लो कोई वोट डालते हैं, सरकारी स्कूलों में वोट डालने जाते हैं ना, वहां जाके, और जब हम वोट डालते हैं इस तरह की हमें मशीन होती है, और उसके जाके बटन दबा देते हैं। कमल का बटन है, पंजे का बटन है, हाथी का बटन, हम खुद जाके और बटन दबा देते हैं, तसल्ली हो जाती है कि हमने कमल को दिया है या पंजे को दिया है या हाथी को दिया, होता है ना। वो होता है प्रत्यक्ष रूप से, होता है प्रत्यक्ष रूप से, हमने वोट दे दिया। अप्रत्यक्ष क्या होता है? हमने वोट नहीं दिया, हमने वोट नहीं दिया, बल्कि हमारे दिए गए वोट का अगले वोट दिए। मान लो हमने वोट दे दिया विधायक को, हमने एक विधायक को चुन लिया, खुद वोट दे के विधायक को चुना, वो तो क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया, है ना, हमारे आंखों के सामने हमने चुना है। अब वो विधायक क्या करेगा? वही विधायक राज्यसभा के सदस्य चुनेगा या राष्ट्रपति के अंदर भाग लेगा। हमारे द्वारा चुना गया विधायक हमारा वोट, यानी हमारी तरफ से सारे जनता का वोट वो डालेगा। मान लो हमारी विधानसभा अनूपगढ़, ठीक है, अनूपगढ़ में विधायक है हमारी, हमने इसको चुन लिया, चुना कि चुना, इसका मतलब हमने प्रत्यक्ष रूप से चुना। अब अनूपगढ़ में कितनी जनसंख्या है? 7 लाख आए, 8 लाख आए, जितनी जनसंख्या है 6 लाख, वो सारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक विधायक कर रहा है ना। वो विधायक कल को राज्यसभा के वोट गिरेंगे, राष्ट्रपति के वोट गिरेंगे, तो वो भाग लेगा, भाग लेगा ना, भाग लेगा, वो वोट डालेगा एक। इसका मतलब जितने भी 6 से 7 लाख लोग हैं, उनका प्रतिनिधि कौन बन गया? ये विधायक बन गया ना। तो हमने वोट नहीं डाला, लेकिन हमारे द्वारा जिताए गए जो विधायक है, वोट डालेंगे, व्यक्ति ने वोट डाला है, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष। यानी हमारा किसी ने वोट डलवा दिया, यानी हमारा प्रतिनिधि वोट बन गया, लेकिन हमने नहीं देखा, तो वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। जहां जहां भी मैं अप्रत्यक्ष की बात करूंगा ये समझना, प्रत्यक्ष की बात करूंगा जनता, क्योंकि ऐसे आता है
कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये चुनते हैं, हमने तो इनको चुन दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का, ये संविधान की व्यवस्था है। इसके बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं। संविधान के बनने से पहले कुछ पृष्ठभूमियां तैयार हुई थी, उस पृष्ठभूमि के आधार पर ये क्या हमारा संविधान चला था, क्योंकि कम से कम 200 से 300 साल तक राज किया था ना, किसने, अंग्रेजों ने राज किया था। अंग्रेजों ने राज किया था तो वो लगभग प्रणाली कॉपी करके छोड़ गए यहाँ पे बहुत सारी। अब देखो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि क्या थी पहले, तो थोड़ी पृष्ठभूमि के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट लागू हुआ। चार्टर अधिनियम से यहाँ से संविधान की शुरुआत होती है, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे अधिनियम बनाए, जैसे जैसे गवर्नर जनरल आते गए बदलते गए। फिर क्या हुआ, 1935 का शासन, यानी 1833 से लेकर 1935 तक के शासन अधिनियम में बहुत सारी चीजें संसदीय तत्व देखने के। आज जो संसद है ना, उसके गुण वही आ गए। सबसे पहले 1892 में कहानी सबसे ज्यादा शुरू होती है, और यहाँ 1892 में जो विधान परिषद है, आगे पढ़ेंगे विधान परिषद क्या है। विधान परिषद जैसे राज्यसभा होती है ना, वैसे ही राज्यों के अंदर विधान परिषद होती है, ठीक है। तो यहाँ गवर्नर जनरल होते थे, अंग्रेजों के क्या होते थे, गवर्नर जनरल। उन्होंने विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 निर्धारित कर दी, जिनमें से 4 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। नाम आगे ना, इसका मतलब 16 सदस्य निर्धारित किए, उनमें से 4 अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता भाग नहीं लेती थी, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति 4 चुने जाते थे, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। फिर प्रक्रिया आई, 1909 का अधिनियम आया और अधिकतम संख्या यहाँ 60 कर दी गई। जो यहाँ 16 थी अब कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई, और सांप्रदायिक प्रणाली शुरू कर दी। सांप्रदायिक प्रणाली क्या होती है, आरक्षण के रूप में बांट दिया अलग अलग जातियों को, अलग अलग जातियों के साथ, मुसलमानों को अलग, बौद्धों को अलग, पारसियों को अलग, ये सबको बांट दिया सांप्रदायिक प्रणाली के अंदर, ठीक है। फिर आता 1919 का अधिनियम, केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद, एक सदनीय विधान परिषद का निर्माण होता है इस स्थान पर, ठीक है। एक सदनीय विधान परिषद की जगह द्विसदनीय हो जाती है, 2 बन जाती है। एक तो विधानमंडल, ठीक है, एक तो विधान परिषद होगी और दूसरी विधानसभा। अगर राज्यों में पढ़ेंगे 2 आगे, जैसे लोकसभा राज्यसभा ना, वैसे राज्यों में क्या बना दी, एक तो विधान परिषद और दूसरी क्या बना दी, विधानसभा बना दी। तो इस तरह चलता रहा, और फिर 1935 के अंदर वापिस फिर एक अधिनियम लगा, 1919 के बाद में फिर लगा, और इनकी संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई, लेकिन अलग अलग शासन रूप है वो बांट दिए गए। और इसमें सिर्फ मतदाताओं की संख्या जो थी, वोट, उनको वोट देने का अधिकार था, सीमित करती, 15% ही मतदान कर सकते थे लोग, ठीक है। 15% लोगों को वोट देने का अधिकार था, क्योंकि अंग्रेजों थे, अंग्रेज बाकी अपने आप अपनी समिति अलग से चुनते थे। भारतीय जनता जो 15% लोगों को, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, उन्हें अधिकार था। तो इस तरह ये संसदीय प्रक्रिया चलती रही। हमारा जो संविधान बना है ना, संविधान बना है वो 75% कॉपी है इस 1935 के शासन अधिनियम की। इसमें बहुत कुछ बातें लिखी हुई है, ठीक है। आपकी किताब देता है नहीं, जब जो विद्यार्थी 12वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब पढ़ेगा ना, उसमें ये चीजें सारी मिल जाएगी आपको। तो 1935 के अधिनियम की हमने कॉपी किया लगभग 76%। अब ये थी पृष्ठभूमि, ज्यादा पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे संसद का गठन, संसद कैसे बनी, कैसे निर्माण, कौन कौन क्या योग्यता है, उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे।